ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और आज हम जिस टॉपिक पर जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है एकांकी रत्नाकर, उसमें संकलित तृतीय एकांकी तीसरी एकांकी है भोर का तारा और इसके लेखक या एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं यह विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, आज हमारा विशेष फोकस भोर का तारा एकांकी पर रहेगा और उसमें हम 3 बिंदुओं पर प्रमुख रूप से आज चर्चा को अंजाम देंगे। नंबर 1, भोर का तारा एकांकी का जो लेखक है एकांकीकार है उसका संक्षिप्त जीवन परिचय या व्यक्तित्व कृतित्व। दूसरा बिंदु है हमारा भोर का तारा एकांकी का सारांश या कथासार। और तीसरा बिंदु रहेगा इस एकांकी में जो प्रमुख गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसकी समीक्षा करें। तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रस्तुत वीडियो में बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कृपया करके इसको गौर से देखें। तो आज हमारा चर्चा का पहला बिंदु है भोर का तारा एकांकी है, उसके जो लेखक है या एकांकीकार है उनका संक्षिप्त परिचय हम प्रस्तुत करेंगे या लेखक का परिचय। हिंदी एकांकी को उसके शैशव काल में, शैशव अवस्था में संभालने वालों तथा उसे सही विकास की राह पर लगाकर परिपक्वता प्रदान करने वालों में एक नाम श्री जगदीश चंद्र माथुर का भी है। उनका नाट्य लेखन कार्य सन 1937 से ही प्रारंभ हो गया था, यानी 1937 से जगदीश चंद्र माथुर जी ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। व्यवसाय से भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा से जुड़े श्री माथुर हृदय से हिंदी नाटक में मंच से जुड़े हुए हैं। इसी कारण उन्होंने ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए भी अपना संबंध हिंदी रंगमंच से कभी कटने नहीं दिया, जुड़े रहे। और उसी क्रम में अनेक श्रेष्ठ नाटक तथा एकांकी हिंदी को दिए। भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने माथुर साहब के विशेष लोकप्रिय एकांकी संग्रह है। ज़्यादा नहीं लिखा है इन्होंने, कम लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है। माथुर जी की एकांकी शैली में विषयों की विविधता तथा दृष्टिकोण की विभिन्नता एक साथ ही दृष्टिगोचर होते हैं। रीढ़ की हड्डी इनका शुद्ध सामाजिक यथार्थ से जुड़ी समस्या को लेकर चलने वाला एकांकी है। ओ मेरे सपने एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा और भोर का तारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर स्थित होकर देश व राष्ट्र के संदर्भ में
कलाकार के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भाषा शैली की दृष्टि से इनके एकांकियों में बहुत भिन्नता मिलती है। नारी गौरव की भावना से भरपूर आधुनिक आत्मबल से पूर्ण युक्ति उमा को व्यक्त करने वाला एकांकी, रीढ़ की हड्डी नितांत चलती दैनिक व्यवहार की तथा व्यंग आक्रोशमयी भाषा में लिखा गया है। तो भोर का तारा संस्कृत शब्दावली से भरपूर परिनिष्ठित काव्यात्मक भाषा में लिखा गया एकांकी है। माथुर जी अपने एकांकियों में यथास्थान संगीत तथा कविता प्रयोग करने के पक्षपाती हैं, यानी इनकी एकांकियों में बीच बीच में संगीत तथा गीतों की बहुलता देखने को मिलती है। उन्होंने एकांक की संख्या में अधिक नहीं लिखे, किंतु उनके दो एकांकी रीढ़ की हड्डी और भोर का तारा हिंदी जगत में या हिंदी संसार में या हिंदी साहित्य के एकांकी साहित्य के योगदान में अपना विशिष्ट स्थान बना चुके हैं। वे संस्कृत अथवा पाश्चात्य किसी भी एक नाट्य शैली से बंधकर चलने में विश्वास नहीं रखते हैं। विषय वस्तु की आवश्यकतानुसार वे प्रस्तुति शैली का निर्माण कर लेते हैं। तो ये माथुर जी का, जगदीश चंद्र माथुर जी का संक्षिप्त परिचय है। आगे हम जो दूसरा हमारा आज चर्चा का बिंदु है, टॉपिक है, वो है भोर का तारा एकांकी का संक्षिप्त परिचय, या यूँ कहे कि इसका सारांश या इसकी थीम, इसकी कथा वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम इस एकांकी का जो सारांश है उसको संक्षिप्त में देखते हैं। भोर का तारा एकांकी का कथानक का सारांश। तो कृपया करके छात्राएं, प्रिय छात्राएं, ध्यान से इस कथा वस्तु को सुनिए। भोर का तारा एकांकी के आरंभ में यानी प्रारंभ में कवि शेखर के गृह के बारे में बताया गया है कि क्या उनके घर में चीज़ें व्यवस्थित है या अस्त व्यस्त पड़ी है, उसके बारे में बताया गया है। शेखर राजकवि है। कवि सामान्य व्यक्तियों से कुछ भिन्न प्रकार का होता है। ये कवि का मिजाज होता है, उसका स्वभाव होता है, वे सामान्य व्यक्तियों से कुछ हटकर होता है। व्यवहारिक भौतिक सुख सुविधाओं, वस्तुओं की वैसी चिंता न कर कल्पनाओं में लीन रहकर खुश रहता है। यही कारण था कि कवि शेखर का घर भी सजा धजा न था। उनके घर की चीज़ें अस्त व्यस्त थी, एक यहाँ पड़ी है, एक वहाँ पड़ी है, तो कहने का तात्पर्य व्यवस्थित नहीं थी। घर में तख्त, चौकी, लेखनी, भोजपत्र या कागज़ जैसी चीज़ें ही थी। जब उसका मित्र माधव उसके पास आया तब शेखर कोई गीत गुनगुना रहा था, कोई गाना गा रहा था। माधव को लगा कि उसने आकर शेखर के कार्य में बाधा ही डाल दी। शेखर ने माधव से जो बातें शुरू की, जिन बातों पर उसने चर्चा की, संवाद किया, वे भी कल्पनाओं, प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित थी, दुनियादारी से संबंधित नहीं थी। कि देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं था। माधव मनुष्य की दुनिया की बातें करने लगा था। शेखर और माधव आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों में इस बात पर चर्चा हुई कि मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने में राजनीतिज्ञों और कवियों में से किसका अधिक योग रहता है। कवि ज़्यादा मनुष्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या राजनीतिज्ञ।
इस बात को लेकर दोनों में डिस्कस होता है, चर्चा होती है, संवाद होती है, तर्क वितर्क होता है। शेखर ने कहा कि राजनीतिक तो समस्या सुलझाने का अभिनय, केवल नाटक, केवल दिखावा ही करते हैं। कवि ही समस्याओं को सुलझाते हैं, कवि लोग ही समस्याओं का समाधान करते हैं। माधव ने कहा कि तुम कवि लोग जीवन को सौंदर्य के रूप में लेते हो और हम राजनीतिक उसे कर्तव्य के रूप में लेते हैं। शेखर ने कहा कि सौंदर्य में ही तो जीवन है। शेखर ने झुर्रियों से भरे चेहरे वाली बूढ़ी भिखारिन की चर्चा की और कहा मुझे उसमें एक सौंदर्य दिखाई पड़ा है। बूढ़ी भिखारिन है, उसमें भी मैं सौंदर्य को निहारता हूँ, देखता हूँ, उसमें भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है। वह भिखारिन मानो किसी शिल्पी ने सांचे में ढाली हो ऐसी लगी, किंतु माधव की भिखारिन संबंधी बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने शेखर से छाया संबंधी प्रसंग शुरू कर दिया था। उसने शेखर से पूछा कि क्या तुम छाया को प्यार करते हो? शेखर ने कहा कि मुझे छाया से प्यार और कविता से ही सुख मिलता है। शेखर ने आगे बताया कि छाया के प्रति प्रेम है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, किंतु उसका मुझे मिलना संभव नहीं लगता है। वह छाया के भाई देवदत्त को इस संबंध में बाधा मानता है कि देवदत्त है, ये मेरे लिए चीन की दीवार है। उसने कहा सम्राट का मंत्री देवदत्त मुझे साधारण व्यक्ति कवि को क्या समझे। माधव ने शेखर को बताया कि तुम साधारण या मामूली कवि नहीं हो, तुम्हें तो सम्राट स्कंदगुप्त बुलाने वाले हैं। छाया ने तुम्हारा गीत सुनाया, उसके कारण सम्राट तुम्हें चाहते हैं, क्योंकि सम्राट को तुम्हारे जो गीत है वो बहुत ही अच्छे और मार्मिक लगे हैं। अब अवसर भी ऐसा है कि देवदत्त भी छाया के मिलन में बाधा नहीं रहेगा, वो भी बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। उसे विद्रोही क्षत्रप वीरभद्र को दबाने तक चला जाने का आदेश मिला है। किसको? देवदत्त को। वीरभद्र जो हूँ सम्राट था, हूँ राजा था, उसने विद्रोह कर दिया है। उसको दबाने के लिए उसको तक्षशिला जाने वाला है वो। और दरअसल में गुप्त काल में ये जो घटना है 455 ईस्वी के आसपास की है। गुप्त काल में हूणों और शकों ने विद्रोह कर दिया था। तो गुप्तों ने, जिसमें स्कंदगुप्त आदि जो शासक है गुप्त काल के, उन्होंने उन विद्रोहों को दबा दिया था। तो विद्रोही क्षत्रप वीरभद्र को दबाने तक्षशिला जाने का आदेश मिला है। माधव ने कहा कि तुम्हें कूड़े जैसे अपने घर की सफाई सुंदरता का तो ध्यान रखना चाहिए, छाया तो इसमें कैसे रहेगी। शेखर उज्जैनी में देवदत्त के भवन में छाया के साथ रहने लगा। शेखर रोज सुबह दरबार में कविता सुनाता था। उसे कविता की प्रेरणा छाया से मिलती थी। एक दिन छिपकर राजा ने जान लिया कि छाया गीत गुनगुनाती है। उससे प्रेरित होकर शेखर कविता रचने में प्रवृत्त होता है, लग जाता है। शेखर द्वारा छाया की सुनाई कहानी के माध्यम से ये बात स्पष्ट हुई। शेखर छाया की अपने ढंग से प्रशंसा करता था। छाया भी शेखर के प्रति अत्यधिक लगाव रखती थी। उसे चिंता थी कि शेखर कहीं उसे छोड़कर न चला जाए। शेखर ने छाया को समझाया कि ऐसा नहीं होगा। तुमसे अलग होकर मेरी कविता मर जाएगी। शेखर ने ये कहा छाया से कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा तो मेरी कविता है वो मर जाएगी। शेखर छाया को भोर का तारा शीर्षक महाकाव्य लिखे जाने की बात बताता है और कहता है कि इसे राजा को सुनाए जाने पर मेरा यश फैलेगा, मैं प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा।
छाया को चिंता हुई कि कहीं ग्रंथ खोने जाए। जब शेखर और छाया ये बातें कर रहे थे, तभी तक्षशिला से माधव आया दौड़ता दौड़ता। उसने कहा कि मैं तुम दोनों से एक भीख मांगने आया हूँ, मेरी आपसे एक गुजारिश है। उसने कहा कि देवदत्त वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, हूणों ने तक्षशिला को रौंद डाला है और गुप्त साम्राज्य को खतरा है। खतरे की घंटी बज गई है। आवश्यकता इस बात की है कि नए सैनिक भर्ती किए जाएं जो सम्राट की शक्ति बढ़ाने में सहायक हो सकें। तुम लोगों को अपनी कविता के माध्यम से सैनिक बनने पर तैयार कर सकते हो। शेखर माधव की बात सुनकर विचार मग्न हो गया। फिर उसने अपना भोर का तारा ग्रंथ आग में जला डाला और बाहर चला गया। छाया दुखी हुई और माधव से बोली कि तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। मेरा जो प्रातःकाल का जो सूर्य है, प्रभात है, नया सवेरा है, उसको तुमने नष्ट कर दिया। माधव को शेखर के साथ जन समूह के गाने का स्वर सुनाई दे रहा था। जनता में हथियार उठा लेने का जोश था। तब माधव ने छाया से कहा कि शेखर, अब तो भोर का तारा ही था। शेखर, अब तक तो भोर का तारा ही था, तुम्हारा प्रभात नहीं हुआ। प्रभात तो अब होगा। यानी शेखर, प्रभात तो अब होगा और शेखर उस प्रभात का सूर्य होगा। चमकता हुआ सूर्य होगा। आपके जीवन में ये सूर्य बनकर आएंगे। तो यहाँ आकर के ये एकांकी समाप्त हो जाती है। तो ये इस एकांकी का संक्षिप्त कथानक है या सारांश है, या यूँ कहें कि ये कथा वस्तु इसकी मूल थीम है। अब हम और इस एकांकी में 3 बातें विशेषकर चित्रित हुई है। सामाजिक मंगल की भावना, और दूसरा समस्याओं से विमुक्ति की कामना, और तीसरा नव चेतना एवं कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा। ये 3 बातें उभर करके इस एकांकी में आई हैं। अब हम अगला जो हमारा तीसरा जो आज चर्चा का बिंदु है, वो है इस एकांकी में जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, या यूँ कहें कि व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो गद्यांश है वो है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। कविता तो कोमल हृदय की चीज़ है। कविता तो कोमल हृदय की चीज़ है। मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझनें बहुत हैं। तो ये बहुत ही लघु 2.5 पंक्तियों की ये व्याख्या है, गद्यांश है, लेकिन इसके भाव बहुत गहरे हैं। तो अब हम इस गद्यांश का, या यूँ कहें कि प्रस्तुत जो गद्यावतरण है, उसका हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। व्याख्या के 4 सोपान होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो पहला हम इसका जो व्याख्या का सोपान है, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश या गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित एकांकी भोर का तारा से उद्धृत है या लिया गया है। यह एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें गुप्तकालीन समय का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। तो ये इस गद्यांश का संदर्भ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का
प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का चित्रण किया है, किस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इसमें उज्जैनी का राज कर्मचारी एवं शेखर का मित्र माधव शेखर से कहता है कि तुम तो कवि जो ठहरे, तुम तो कवि हो, तुम्हारा मिजाज ही, तुम्हारा स्वभाव ही दुनिया से हटकर है, सदैव कल्पना के संसार में ही विचरण करते हो, आप तो कल्पना जीवी हो, 24 आवर्स अहरनिश रात दिन लगातार कल्पना ही करते रहते हो। इस पर शेखर माधव से कहता है कि मुझे कभी कभी तो तुम में भी कविता के दर्शन होते हैं। हंसते हुए गंभीर मुद्रा में माधव शेखर की बात का प्रत्युत्तर इन शब्दों में देता है। तो ये इस गद्यांश का लघु जो गद्यांश है उसका प्रसंग है। अब हम इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। माधव शेखर से कहता है कि कविता तो कोमल हृदय की धरोहर है। कविता तो क्या है, व्यक्ति का जो हृदय कोमल होता है उसकी एक पूंजी है, एक धरोहर है, एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति है। कविता का स्वरूप इतना सुकुमार होता है कि उसकी जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो मिजाज है वो बहुत ही सुंदर होता है, सुकुमार होता है कि उसका जन्म कोमल और भावुक हृदय में ही हो सकता है। कठोर हृदय में क्या है, कविता निःसृत नहीं होती है, प्रकट नहीं होती है। उसे तुम्हारे जैसा भावुक और कोमल हृदय ही समझ सकता है। हम ठहरे कठोर हृदय वाले, भावशून्य राजनीतिक, हम क्या जाने कि कविता क्या होती है, कैसे इसका सृजन होता है, क्या इसका प्रभाव होता है, उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। हम तो केवल राजनीति के बारे में जानते हैं, राजनीतिज्ञ, हम तो पॉलिटिशियन हैं। हम भला कविता को क्या समझेंगे। सैनिक का हृदय कठोर होता है और उसे रण क्षेत्र में यथार्थ की भूमि पर मजबूती से पैर टिकाने पड़ते हैं, वो डटा रहता है। ऐसी स्थिति में कल्पनाशील कैसे रह सकता है, उसके लिए जगह नहीं है वो भूमि में, वो रणभूमि में। सैनिकों राजनीतिज्ञों के हृदय भाव शून्य और कठोर होते हैं। उनकी अपनी इतनी समस्याएं होती हैं कि वे उनमें उलझे रहते हैं। कविता का आनंद लेने का समय ही कहाँ है उनके पास। उनको इतना वक्त नहीं मिलता है कि कविता का वो आनंद ले सके। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। आगे हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कविता की कोमल प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सैनिकों व राजनीतिज्ञों की हृदयगत प्रवृत्तियों का वर्णन गद्यांश में उल्लेखित है। सैनिकों व राजनीतिज्ञों का हृदय किस तरह का होता है, कठोर होता है, पत्थर दिल होते हैं वो। तथा प्रस्तुत गद्यांश की भाषा बोधगम, भावानुकूल, सहज, सरल, सुबोध, लेखक या यूँ कहें कि एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो दूसरा प्रमुख गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। यही तो नहीं करते
तुम राजनीतिक और मंत्री लोग बड़ी संजीदगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों के भार कभी नहीं लाते। कभी इसका प्रयत्न करते हैं पर तुम उन्हें पागल समझते हो। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। ये दूसरा गद्यांश है। तो कविता के जो व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर हम इस गद्यांश का विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित तृतीय एकांकी या तीसरी एकांकी है। इसके लेखक या एकांकीकार डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित भोर का तारा एकांकी शीर्षक से ये गद्यांश उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। और यह एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें गुप्त काल की एक घटना है, उसका चित्रण किया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर तख्त के पास गीत की पंक्तियां गुनगुनाता घूम रहा है और उन्हें बैठकर लिख भी लेता है। तभी माधव आकर भोर के तारे की चर्चा करते हुए उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे कार्य में बाधा तो नहीं खड़ी कर दी, बाधा तो नहीं डाल दी, क्योंकि तुम ठहरे कवि और मैं ठहरा राजनीतिक, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तब शेखर उससे कहता है, क्या कहता है? व्याख्या का अगला जो सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं कि शेखर क्या कहना चाहता है, माधव से क्या कहता है। तो उक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में शेखर माधव से कहता है, या यूं कहें कि शेखर के ये पूछने पर कि क्या तुम इस दुनिया की उलझनों से बाहर निकलने का कोई मार्ग कभी तलाशा है तुमने? माधव कहता है कि हम दिन रात उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते हैं। तब शेखर कहता है कि तुम लोग वास्तव में उलझने सुलझाने का अभिनय करते हो, केवल नाटक करते हो। तभी तो तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग मनुष्यों को उलझनों से बाहर नहीं ला पाते हो। तुम जैसे लोग तो अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं में हमेशा व्यस्त दिखने का दिखावा करते रहते हो। शेखर माधव से कहता है कि तुम राजनीतिक लोग क्या करते हो, लोगों को उलझनों से बाहर लाने का कार्य नहीं करते हो, केवल अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को ही बताते रहते हो, लेकिन इनसे बाहर लाने का प्रयास कतई नहीं करते हो, केवल दिखावा करते हो। इसके अलावा और कुछ करने का प्रयत्न नहीं करते हो। सत्य तो यह है कि दुनिया की उलझनों से बाहर लाने का कार्य तो कवि लोग ही किया करते हैं, लेकिन विडंबना से तात्पर्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, उससे हटकर होता है, उसको हम विडंबना कहते हैं। विडंबना यह है कि तुम जैसे लोग कवियों को पागल बताया करते हो कि कवि तो पागल होते हैं।
ये तो बावले होते हैं, बाकी ऐसा कतई नहीं है, कभी पागल नहीं होते। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में एकांकीकार ने शेखर के माध्यम से आज के राजनीतिज्ञों मंत्रियों के व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए उनकी कार्यशैली पर कटाक्ष किया है कि आज के जो मंत्री होते हैं, राजनीतिक होते हैं, केवल विश्वास दिलाते हैं कि हम समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन वो समस्याओं में जनता को उलझाए रहते हैं, जबकि समस्याओं का निदान नहीं करते हैं। तथा एकांकीकार ने यह भी बतलाया है कि आज के राजनीतिक युग में कवियों को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि कवि ही मनुष्यों को दुनिया की उलझनों से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकता है। और कहते भी हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। कवि क्या है? भविष्य दृष्टा होता है, समाज को आगे ले जाने का प्रयास करता है कवि। तथा प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, शैली व्यंग्यात्मक है तथा इस गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। धन्यवाद। आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।